हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिवीएन फैमिली। वेल दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। वेल हम स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्रीवियस क्लास में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूँ, रिकॉल कराने की कोशिश करूँ। वेल तो उसके ही चलते मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बताई थी स्टूडेंट्स, और वो जो मेम्ब्रेन बताई थी वो हमने परमेबिलिटी के बेसिस पे बताई थी। परमेबिलिटी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमने चार तरह की मेम्ब्रेन बताई थी। सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन जो हमने आपको बताई थी दैट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलना। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो हमने आपको बताया था जो किसी भी सब्सटेंसेस के पैसेज को अलाउ ही नहीं करती, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। इसको हम कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। वेल स्टूडेंट्स, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में हमने आपको एग्जांपल्स बताया था, वो हो सकता है सुवेरानाइज्ड वाली सेल वॉल हो, या फिर क्यूटिनाइज्ड वाली सेल वॉल हो, या फिर स्टूडेंट्स नॉर्मली प्लास्टिक्स, रबर्स, ये जो होते हैं इनमें से कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइट। वेल अगर हम दूसरे की बात करें स्टूडेंट्स, उसमें हमने आपको परमिएबल मेम्ब्रेन कहा था। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी सब्सटेंसेस को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, उसको अलाउ कर देती है, और इसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स। इसको हमने आपको एग्जाम्पल में सेलुलोजिक सेल वॉल बताया था। वेल अगर हम तीसरे टाइप्स की मेम्ब्रेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताया था। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स क्या होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है स्टूडेंट्स, सोल्यूट्स को अलाउ नहीं करती। इसका एग्जांपल हमने आपको पार्चमेंट मेम्ब्रेन बताया था स्टूडेंट्स, एग मेम्ब्रेन बताया था, कॉपर फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन भी बताया था। तो ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बताया था। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट्स को अलाउ नहीं करती। लेकिन सेमी परमिएबल के अलावा जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है या फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, ये सॉल्वेंट को अलाउ करती है, साथ साथ स्टूडेंट्स ये सॉल्यूट्स, कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को भी अलाउ करती है, राइट। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है स्टूडेंट्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी होती है स्टूडेंट्स। और हमने आपको सेल में पढ़ाया था टोनोप्लास्ट जो होती है स्टूडेंट्स, वो भी जो वैक्यूल्स की चारों तरफ की आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर डिफरेंशियली परमिएबल होती है, राइट। फिर हमने आपको स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए थे, पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है स्टूडेंट जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। स्टूडेंट्स हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं आपको, और एकदम डिटेल में नहीं बताने की कोशिश कर रहे, एक एक पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करा दे रहे, राइट। और जो हमने आपको एक्टिव बताया था स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स एटीपी की रिक्वायरमेंट्स में नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसको हमने डाउन हिल प्रोसेस कहा था, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहा था, उसको हमने अप हिल ट्रांसपोर्ट कहा था। पैसिव की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको मूवमेंट जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। और अगर हम एक्टिव की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तीन टाइप्स के ट्रांसपोर्ट बताए थे। वही जो तीनों टाइप्स के ट्रांसपोर्ट बताए थे स्टूडेंट, उसी में से सबसे पहला आज हम स्टार्ट करेंगे। वेल उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको वो तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आपको सिंपल डिफ्यूजन बताया था। सिंपल डिफ्यूजन में हमने आपको अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक मॉडल होता है, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लिपिड की बाइलेयर होती है स्टूडेंट्स, उसके बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ प्रोटीन एक्सट्रिंसिक होते हैं। इन लिपिड बाइलेयर के थ्रू जब भी किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन इज। आप इसको सिंपल डिफ्यूजन कह सकते हो या फिर नॉर्मली इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हो स्टूडेंट्स।
एक होता है स्टूडेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का होता है जो नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अगर कुछ सब्सटेंस स्टूडेंट्स पोलर हैं, जिसको हम लिपिड इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो उनको अलाउ नहीं करती। हेड तो अलाउ कर देता है लेकिन जो टेल होती है स्टूडेंट्स वो अलाउ नहीं करती। तो इनको किसी न किसी की हेल्प लेनी करती, कैसे किसी न किसी फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ता है, और वो होती है स्टूडेंट्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस, जो कि एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट में स्टूडेंट्स वाटर का यूज होता है, सॉल्वेंट का यूज होता है, राइट। तो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताया था। वेल स्टूडेंट्स, आज की क्लास अगर हम स्टडी करें तो आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, या फिर नॉर्मली इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हो, राइट। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। वेल डिफ्यूजन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स बेस्ट सिंपल से डेफिनेशन है स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स जो है स्टूडेंट्स वो गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, सॉलिड्स भी हो सकती हैं, इवन आयंस भी हो सकते हैं, उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, तब तक मूवमेंट होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और इसी को बेसिकली हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम सिंपल डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स आपको लिखाते चलते हैं, राइट। सो हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट्स सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपली डिफ्यूजन भी कह सकते हो आप, राइट। तो पहली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स हमारी सिंपल डिफ्यूजन, या फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन भी कह सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन कह सकते हो, या फिर नॉर्मली डिफ्यूजन कह सकते हो। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स। डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है, मैं आपको लिखा देता हूं। इट इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस मूवमेंट में गैसेस भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, राइट। सो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, अब ये मॉलिक्यूल्स जो होता है कि उसको हम पूरा लिख देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस हो सकती हैं स्टूडेंट्स, इस गैसेस में लिक्विड भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, आयंस, ये गैसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आयंस होते हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वेल स्टूडेंट्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और तब तक मूवमेंट होगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। तो ध्यान रखना, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, टिल ऐसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तब तक स्टूडेंट्स मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, राइट। सो दिस वर्ड इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट। वेल, और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के, वो भी हमें पता होना चाहिए। एक एक अलग अलग एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के, फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन हमें पता होना चाहिए। तो वो जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम फीचर्स बता रहे हैं आपको, एक एक फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, राइट, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो मैं एक सिर्फ डिफ्यूजन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। कुछ फीचर्स हैं जो एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर डिफ्यूजन का पहला ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मूवमेंट ऑफ substances from
ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो होगा ही। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी पहले हम ये लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ से कैसे होगा, अलोंग द concentration gradient. Along the concentration gradient means that is movement of substances from its higher concentration to its lower concentration, and higher concentration to lower concentration का मतलब ये होता है along the concentration gradient. Well, अगर स्टूडेंट्स हम आपको सेकंड फीचर्स की बात करें तो दूसरा फीचर यही होता है जो हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज़ नहीं होता। इसका मतलब ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो इसमें कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होती, नो एटीपी यूज्ड, राइट, दैट इज पैसिव प्रोसेस। यानी ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, पैसिव प्रोसेस, राइट। वेल, तीसरे फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वेल, तीसरा फीचर की बात करें स्टूडेंट्स, आप खुद बताओ ये डाउन हिल प्रोसेस है या फिर अप हिल प्रोसेस है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है या फिर अप हिल ट्रांसपोर्ट है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। और तीसरा आपसे पूछा जाए कि ये स्लो प्रोसेस है या फिर फास्ट प्रोसेस है, तो स्टूडेंट्स ये एक स्लो प्रोसेस है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है। देखो ध्यान से समझो, जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स मान लो आपको शक्कर जो है उसका शरबत बनाना है, तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, पानी को लेते हो, उसके अंदर शक्कर डालते हो और फिर उसको हिलाते हो यानी शेक करते हो, और फिर वो जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उस शुगर के, वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। और आप कोई भी टेस्ट लोगो, किसी भी तरह का जो आपने बनाया है, किसी भी कैसा भी टेस्ट लो, तो सभी का एक जैसा टेस्ट आता है। इसका मतलब जो सॉल्यूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए, राइट। ये हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। अगर इसमें एग्जैक्टली डिफ्यूजन होता क्यों है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान समझना। जैसे मान लो स्टूडेंट्स मैं आपके घर गया, ठीक, और आपने कहा कि सर क्या लोगे, मैंने कहा चाय, आप कहोगे सर चाय लोगे, हाँ ठीक है चाय। तो आपने बेसिकली चाय बनाना स्टार्ट किया। अब ध्यान से समझना एग्जैक्टली, आपने चाय बनाना स्टार्ट किया और आपने क्या किया, जो भी पतीला भगोना है उसमें आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, अदरक डाल दी, दूध डाल दिया, जितनी भी चीज़ें चाय बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है आपने सभी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद आप उसको ले जाके फ्रिज के अंदर रख दिए, राइट। फिर 10 मिनट बाद गए और फिर आपने लेके आया कि लो सर चाय बन गई। जब आप 10 मिनट बाद फ्रिज को ओपन करके देखोगे तो एग्जैक्टली चाय बनी ही नहीं होती है, राइट। भाई अगर आप यहाँ पे ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर चीज़ें मिक्स नहीं हुई, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं गई। यहाँ पर भी तो कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, तो चीज़ों को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना चाहिए। यानी अगर चाय पत्ती जहाँ आपने डाला था उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर वहाँ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहा होगा, तो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जाना चाहिए था। चीनी जो आपने डाली थी उसका भी हायर कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज़्यादा रहा होगा, तो उसको उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया, ये क्वेश्चन है, राइट। नाउ अब यही चीज़ स्टूडेंट्स अगर आपने जो फ्रिज में उठा के रखा था यही चीज़ अगर आप उठा के गैस पे रखोगे तो एग्जैक्टली चाय बन जाएगी। तो हो क्या रहा है पहले एग्जैक्टली समझो स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली हो रहा है, हो क्या रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो सब्सटेंसेस डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं बेसिकली ये फॉलो करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या करता है, कहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो उसके हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनर्जी हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की तरफ मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स फ्री एनर्जी, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री एनर्जी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जब आपने उस समय उसको उठा के फ्रिज में रखा था तो उसके पास फ्री एनर्जी उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको गैस के ऊपर रखा यानी उसको आपने हीट किया, आपने उसको हीट एनर्जी दी और वो हीट एनर्जी की वजह से उसके पास एक फ्री एनर्जी बनी और वही फ्री एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होती है स्टूडेंट्स। इसको मैं एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स में मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ
जैसे मान लो 2-3 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अगर आप देखोगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि हमारे पास 4 घंटे की फ्री एनर्जी, यानी हम 4 घंटे तक वर्क डन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं कंटिन्यूसली, उनके पास 6 घंटे की फ्री एनर्जी होती है। तो बेसिकली फ्री एनर्जी जो होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है फ्री एनर्जी के बारे में। और इसी फ्री एनर्जी, ये जो फ्री एनर्जी हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, डिफ्यूजन इसी को फॉलो करता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेल, इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि डिफ्यूजन जो होता है वो फॉलो करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, राइट। सो डिफ्यूजन follows second law of thermodynamics। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अब एग्जैक्टली दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है स्टूडेंट, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट, सो सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वो मूव करते हैं उनके हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी। दैट इज क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, substances moves from their free energy to substances moves from their higher free energy। यहाँ पे हायर वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, फ्रॉम हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी, राइट। हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी, हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल स्टूडेंट्स, हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, राइट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफ्यूजन फॉलो करता है। वेल, ये हमने आपको डिफ्यूजन के बारे में बता दिया। अब स्टूडेंट्स इसके हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, फीचर्स के बारे में 4 बता दिए बेसिकली, कि सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एटीपी यूज़ नहीं होती स्टूडेंट्स, ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है और ये स्लो होता है। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अभी हमको बताते हैं स्टूडेंट्स। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे और आपको फीचर्स के बारे में बताते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा स्टूडेंट्स। 4 फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5वां फीचर स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये सब जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आगे चल के इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेंगे। ये छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, राइट। सो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने आपको बता दिए डिफ्यूजन के। 5वां इंपॉर्टेंट फीचर्स बताते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। आई थिंक ये 4 आपको समझ में आया होगा, और हमने आपको जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी समझाया ये भी आपको समझ में आया होगा, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट्स, क्या ये डिफ्यूजन जो है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता, बताओ। लिविंग सिस्टम पे ये डिपेंड करता है या नहीं करता। वेल, मैं समझाता हूँ स्टूडेंट। देखो, ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, लिविंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई, जैसे आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखा, उसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व थी। अगर प्रोटीन्स अलाउ करेंगी तभी सब्सटेंसेस जाएंगे, प्रोटीन्स अलाउ नहीं करेंगे तो सब्सटेंसेस नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे किसी भी प्रकार का एटीपी भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम का। तो 5वां फीचर स्टूडेंट्स यही है, इंडिपेंडेंट किसका इंडिपेंडेंट, लिविंग सिस्टम का, राइट। सो इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होता है, राइट। वेल, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा जाता है कि या एक सब्सटेंस जो होते हैं दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्या एक सब्सटेंस का मूवमेंट दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट पर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता।
ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट ध्यान समझना, सपोज ये सेल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 सोडियम है, यहाँ पे 3 सोडियम है, राइट, और यहाँ पे 8 क्लोराइड आयन है और यहाँ पे 5 क्लोराइड आयन है, राइट। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव करेगा। ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्या यहाँ पे ये क्लोराइड इस सोडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके डिपेंडेंस से हो रहा है, या फिर ये क्लोराइड इस सोडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। सो मूवमेंट ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 6 वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। मूवमेंट ऑफ वन substance is independent of movement of another substance, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, एक सब्सटेंस का मूवमेंट दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। अनदर सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस इज नथिंग बट द सेम थिंग, राइट। वेल, ये हो गया स्टूडेंट्स छठा पॉइंट। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या ये सिलेक्टिव प्रोसेस है या नहीं है? सिलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या इसको कोई फैसिलिटेट करता है? वहाँ पे अगर मैं आपको फैसिलिटेट डिफ्यूजन की बात करूँ तो स्टूडेंट्स में प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन्स फैसिलिटेट करती है, सिलेक्ट करती हैं, तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ये नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 7th फीचर्स होता है, ये नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। वेल, अगर हम इसके सेंसिटिव की बात करें, क्या ये इनहिबिटर के सेंसिटिव है? ये इनहिबिटर के सेंसिटिव भी नहीं है। कैसे नहीं है स्टूडेंट्स? मान लीजिए अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो स्टूडेंट्स हमने आपको इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन्स बताई थी, और ये प्रोटीन सपोज ये सब्सटेंसेस को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करती है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर्स आ जाते हैं और इसको अलाउ नहीं करेंगे तो ये प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं आ पाएगी। बट सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ तो है नहीं। सिंपल डिफ्यूजन में इस प्रोटीन के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो सेंसिटिव नहीं होता इनहिबिटर्स के थ्रू, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होता। सो इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इसको भी हमें ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स के लिए ये नॉट सेंसिटिव होता है, राइट। वेल, एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट्स आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये जो होता है सिंपल डिफ्यूजन एक तरह का रैपिड मूवमेंट शो करता है। यानी ये कोई भी सब्सटेंसेस इधर उधर कहीं पे मूव कर सकते हैं। पूरा एक बड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप वो जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन जहाँ शो करते हैं वो कहीं से ही मूव कर सकते हैं। तो इट शोज रैंडम मूवमेंट, राइट, रैंडम मूवमेंट। वेल, ये जो होते हैं स्टूडेंट्स रैंडम मोमेंट को शो करते हैं। तो ये थे एग्जैक्टली फीचर्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली हमने आपको वो बताया स्टूडेंट्स, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स हमने आपको बता दिए, राइट। अभी बेसिकली हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। यानी फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को 1 by 1 स्टडी करेंगे, राइट। और दीज फैक्टर्स जो गिवन है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए, राइट। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में एज इट इज़ गिवन है, और कुछ फैक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उस एक्स्ट्रा फैक्टर्स को भी बतलाऊँगा, राइट। वेल, अब स्टूडेंट्स हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हेडिंग लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, राइट।
सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ किसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो क्या वहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बताते हैं आपको। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम आपको इसको दो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक सेल है स्टूडेंट्स, ये सेल ए है, ये भी एक सेल है, ये सेल बी है। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह हम सेम कर देते हैं, राइट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अंदर का दोनों जगह सेम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो इस बात को पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मोर द कॉन्सेंट्रेशन मोर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा, इसको मैं आपको इस चीज़ से समझ, आपने स्टूडेंट स्लाइडिंग देखी होगी, जो बच्चे स्लाइड करते हैं, अगर वो इस तरीके से है तो तेज़ी से आएंगे, और अगर वो स्टूडेंट्स इस तरीके से है तो थोड़ा सा आसानी से आएंगे, थोड़ा स्लो आएंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ सेम एग्जैक्टली आप इस एग्जांपल को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मोर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंस। ग्रेडियंट, मैंने आपको ग्रेडियंट वर्ड समझाया था इसके पहले कि ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो बेसिकली डिफरेंस देखो ना स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंस और इसके दोनों के बीच में यहाँ पे एक ही का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 3 7 है, और 3 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। तो ग्रेडियंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, राइट। सो मोर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर इज द, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। मोर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। दूसरा स्टूडेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। वेल, अब टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। टेम्परेचर सेम, इसी एग्जांपल्स को हम सेम लेते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को सेम कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 3 है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया स्टूडेंट्स। अब जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेम्परेचर रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ए है, यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टूडेंट्स इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा उसका फ्री काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर फ्री काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। टेम्परेचर के केसेस में स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के केस में क्या कंसिडर करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, मोर टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। और अगर इसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूज़न ये भी ज़्यादा होगी, और अगर ये ज़्यादा है स्टूडेंट्स सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, राइट स्टूडेंट्स। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूज़न, या फिर फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो आप इसको, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स ये भी ज़्यादा होगा, राइट। फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। वेल, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, उसको भी ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स प्रेशर। अब वैसे एग्जैक्टली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स।
प्रेशर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम इस टेम्परेचर को भी सेम कर देते हैं, इसको भी 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा, जहाँ पर प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा स्टूडेंट्स, उसका उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी होगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होगा, राइट। आप इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, डजंट मैटर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी स्टूडेंट्स। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा परमेबल होगी, जितना ज़्यादा लिक्विड के लिए सॉल्युबल होगी, जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी स्टूडेंट, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सो सॉल्युबिलिटी इन मेम्ब्रेन जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। तो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, राइट। सो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको भी आप अच्छे समझिए। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का मतलब होता है जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी मेम्ब्रेन की होगी, सो मोर सॉल्युबिलिटी इन मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सॉल्युबिलिटी की जगह आप परमेबिलिटी भी लिख सकते हो। जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी मेम्ब्रेन में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो ना, अगर ये मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे उसका डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। वेल, एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये बेसिकली ये चार हमने जो आपको बताया स्टूडेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों के चारों एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है। बेसिकली दो फैक्टर और बताऊंगा स्टूडेंट्स, और ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट दीज टू फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, साइज ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको पांचवा फैक्टर बताने जा रहा हूँ, ये है साइज ऑफ सब्सटेंस। साइज ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब सब कुछ आपने कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रखा है, टेम्परेचर भी सेम रखा है, प्रेशर भी ध्यान रखना, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी सेम है। और अगर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी सेम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइज जो सब्सटेंसेस होता है, साइज ऑफ सब्सटेंसेस की बात करें, जिसकी साइज कम होगी वो ज़्यादा परमेबल होंगे स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ये छोटे छोटे साइज है और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े हैं, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये वाले जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यानी इनका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ सब्सटेंसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब सिंपल सा हुआ स्टूडेंट, साइज जितनी कम डिफ्यूजन उतना ज़्यादा, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दैट इज स्मॉलर सब्सटेंसेस, smaller the substances more is the rate of diffusion। लिख देते हैं स्टूडेंट्स, smaller is the substances more is the rate of diffusion। जितना स्मॉलर होगा सब्सटेंसेस की साइज बेसिकली साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उतना ही स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और फैक्टर स्टूडेंट्स, लास्ट में उस फैक्टर को भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और लास्ट में एक और फैक्टर हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स, घना, कितना घना है, राइट। जितना ज़्यादा घना है, डेंसिटी जो होती है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के कैसे होती है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ध्यान से समझिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, 6 नंबर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। वेल स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की।
ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन के। कैसे समझाता हूँ, अभी ध्यान से समझना। रेट ऑफ डिफ्यूजन के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स हम डेंसिटी की बात करें तो ध्यान से समझिए पहले, अगर हम इन डेंसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद डेंसिटी होती है लिक्विड की, और फिर उसके बाद डेंसिटी होती है गैसेस की। हमें पता है स्टूडेंट डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो जो सॉलिड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, राइट। और अगर आप लिक्विड को देखोगे स्टूडेंट्स, तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और अगर आप गैसेस को देखोगे तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप खुद आइडिया लगाओ स्टूडेंट्स, खुद आप सोचो कि इसमें डिफ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। जो दूर दूर है वो जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, जो पास पास है वो स्लो डिफ्यूज़ होंगे। तो अगर हम इसमें डिफ्यूजन की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम एक और देखें रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गैसेस का डिफ्यूजन होगा, फिर लिक्विड का डिफ्यूजन होगा, और फाइनली सॉलिड का डिफ्यूजन होगा, राइट। सबसे कम डिफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स वो सॉलिड का होगा, राइट। आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, ऐसे करके एक ग्राम्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स वो गैसेस में देखने को मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वेल इन फैक्टर्स के बाद स्टूडेंट्स मैं दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूं, उसको भी आप ध्यान से समझिए वो क्या है एग्जैक्टली। पहले नाउ लिसन स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि जो डिफ्यूजन होता है गैसेस और लिक्विड का बहुत इजीली होता है। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, तो मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। बहुत आसान सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, राइट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड ये इजीली हो जाता है, राइट, इजीली। डिफ्यूजन अगर हम करना चाहें स्टूडेंट्स तो गैसेस और लिक्विड का इजीली हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। डिफ्यूजन इन सॉलिड, ध्यान समझना, मैं पहले पॉइंट्स को लिख देता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिफ्यूजन इन सॉलिड देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, diffusion in solid then diffusion of solid is more likely. This is very important, is more likely। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स डिफ्यूजन इन सॉलिड, ये डिफ्यूजन इन सॉलिड है और ये डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर अगर डिफ्यूजन की बात करें तो वो आसान होता है स्टूडेंट्स, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन वो टफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था यहाँ पे सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में वो आसान हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड और गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँ, डिफ्यूजन ड्राइविंग फोर्स जो होता है, ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही हो रहा है। तो अगर आपसे ड्राइविंग फोर्स पूछा जाए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन। अगर आपसे ड्राइविंग फोर्स पूछा जाए स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के लिए तो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्स जो होता है डिफ्यूजन का वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो ये बेसिकली थे स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आपको
कुछ सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूँ प्लांट्स में बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन का क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट में, वो भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, वो हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस बताते हैं, राइट। ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हेडिंग लिखते हैं, जो अभी हमें हेडिंग स्टडी करनी है। हेडिंग ये है स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से सिंपल डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के, वो हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं। ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो डिफ्यूजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स। O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है, जो ट्रांसपोर्ट होती है, गैसेस जो एक्सचेंज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीन्स है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन, राइट। सो ध्यान रखना। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट, ये भी सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, एक पार्ट से एक वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल, ये लिखना भूल गया मैं, वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। या फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, से एक सेल से दूसरी सेल में, यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूजन ही होगा। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट। एक सेल से दूसरे सेल में जो मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो बाय सिंपल डिफ्यूजन, राइट। वेल एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसपिरेशन का नाम सुना होगा। जो लीव्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसी के थ्रू वाटर्स निकलते हैं, और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स में, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है, दैट इज ऑल्सो बाई सिंपल डिफ्यूजन, राइट। तो ये बेसिकली इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के बारे में था। वेल स्टूडेंट्स, सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, तो सिंपल डिफ्यूजन में अब हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंप्लीट कर दी स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आसानी से आप इस सिंपल डिफ्यूजन वाले टॉपिक्स को लर्न करने की कोशिश करें। और उसके बाद स्टूडेंट्स दो टर्म और आपको हम बताएंगे, एक होता है स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, और एक फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और बचे हैं, तो ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन, जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा है एग्जैक्टली, वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर को फिर हम वहीं पे वाइंड अप करेंगे, और हम फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। सो हम ट्रिक पढ़ लेते हैं, ट्रिक फॉर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के लिए स्टूडेंट्स एक ट्रिक है, उसको हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो आपको बहुत आसानी से जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के वो लर्न हो जाएंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी है, राइट। सो ट्रिक ये है स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है, आप ट्रिक को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। ट्रिक एग्जैक्टली है क्या? अगर हम इसके ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्रिक ये कहती है कि जैसे एक एसी लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स, ऊपर लगा हुआ होता है एसिड, और वो एसी बेसिकली मैं एसिड की बात कर रहा हूँ। तो एसी जो लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स, वो एसी ऊपर से गिर जाता है, मे बी एनी रीज़न, लेकिन गिर जाता है। तो जो काम करने वाला स्टूडेंट्स जो काम करने वाला होता है वो अपने सर को कहता है, सर एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया। बस हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सर एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? सर एसी खुद, ध्यान रखना, एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया। सर एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया। अब एक एक का मतलब समझते चलिए स्टूडेंट्स। एसी का मतलब होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन। एसी का मतलब होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी लिख देते हैं, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वेल स्टूडेंट्स, ये ट्रिक किसकी है पहले आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ ट्रिक फॉर सिंपल डिफ्यूजन। ये ट्रिक बेसिकली किसकी है? ट्रिक फॉर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्रिक में, वो हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। खुद का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने आप, और जो चीज़ें अपने आप होती है उसको हम पैसिव कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या है? पैसिव है। पैसिव का मतलब होता है नो एटीपी। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी का यूज़ नहीं होता, किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, राइट। वेल ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊपर से नीचे का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to lower concentration। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हायर का मतलब होता है ऊपर, लोअर का मतलब होता है नीचे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है रैंडम। आपको मैंने बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन एक रैंडम प्रोसेस है। एस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसमें एस के 2-3 मतलब होते हैं। पहले एस का मतलब होता है स्लो। क्या ये एक स्लो प्रोसेस है? यस स्टूडेंट्स, ये एक स्लो प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम इस पर सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी होती है नहीं होती? सेंसिटिविटी एब्सेंट होती है स्टूडेंट्स। सेलेक्टिविटी की बात करें तो सेलेक्टिविटी भी एब्सेंट होती है। तो एस से 3 चीज़ें हमें याद रखना है इसमें। सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था इनहिबिटर के सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, तो सेंसिटिविटी एब्सेंट होती है। सेलेक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट, तो सेलेक्टिविटी भी इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचा है स्टूडेंट्स, आई का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, यानी ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकते, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। तो आई का मतलब होता है स्टूडेंट्स, उस आई को कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको ये भी कह सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। यानी ये लिविंग सिस्टम के इंडिपेंडेंट होते हैं और अदर मॉलिक्यूल्स के भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई स्टूडेंट्स, सो दैट कि आप अच्छे से इसको रिमेंबर कर सको, राइट। वेल 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपको और बताया था कि मैं आपको एक डिफ्यूजन प्रेशर बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है, और एक फ्री
फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा, राइट। सो सबसे पहले आप उसको हम स्टूडेंट्स डिफ्यूजन प्रेशर बताते हैं कि एग्जैक्टली डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है स्टूडेंट्स, आगे चल के आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कॉल करने को देखने को मिलेंगे, और वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे स्टूडेंट्स वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये डिफ्यूजन प्रेशर जो होते हैं उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको कैसे हेल्प करेंगे वो हमें वहाँ समझ में आएगा। फिलहाल अभी हमें डिफ्यूजन प्रेशर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जैक्टली डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। ध्यान से समझते चलना स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सपोज एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स, ये सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये 2 सेल्स हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। यहाँ पे उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 10 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स है, राइट। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर ही बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से समझते चलना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे इसके 4 मॉलिक्यूल। आपको मैं एक ही से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या ज़रूरत है 2-2 लेने की। मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा 2-2 एग्जैक्टली क्यों लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है, ये समझो आप डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। ये स्टूडेंट्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और ये इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जब सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, उसी प्रेशर को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 10 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 20 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, अगर यही यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स हो गए तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे स्टूडेंट्स। 3 मॉलिक्यूल्स इसको ही रखते हैं और ये ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, राइट। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट, जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जीक्यूट होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जीक्यूट होगा उसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स, उसको हम आपको समझाते हैं। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, कौन एक्सर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। और कौन? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कुछ नहीं है, ये जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा डिफ्यूजिंग प्रेशर होगा। तो डिफ्यूजिंग प्रेशर जो है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के ऊपर, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे, ये जितने ज़्यादा यहाँ पे डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर्स होगा, राइट। अब एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा, सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होते हैं? क्या वो अपने हाई डीपी से लो डीपी की तरफ जाते हैं या लो डीपी से हाई डीपी की तरफ जाते हैं? यानी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाते हैं या फिर लो डिफ्यूजन प्रेशर से हाई डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाते हैं। अगर हम इसी एक एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझते चलना। अगर हम इसके मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक करके ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं 10 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसको हम अवॉइड कर देते हैं, अभी फिलहाल इनको नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे। तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्सटेंसेस मूव करते हैं हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर
फ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये एक एग्जैक्टली एक पॉइंट था जो हम आपको बताना चाहते थे कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, राइट। वेल, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको भी हमें बहुत अच्छे समझ में आना है। देखो, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक एग्जांपल, अभी इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसी से इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स ये कहता है कि मेरी जो फ्री एनर्जी है, यानी मेरी जो स्टडी करने की कैपेसिटी है वो 4 आवर्स है, और एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मेरी स्टडी करने की कैपेसिटी 6 आवर्स है। यानी एक के पास फ्री एनर्जी 6 आवर के लिए है और एक के पास फ्री एनर्जी 4 आवर्स के लिए है, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है, कितनी सारी एनर्जी अवेलेबल है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे स्टूडेंट्स। जितनी ज़्यादा फ्री एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, उतने ही ज़्यादा वर्क में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात है, जिस स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा फ्री एनर्जी थी वो ज़्यादा घंटे तक पढ़ पा रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा वर्क कर पा रहा है, वर्क डन में तो कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट्स ये फ्री एनर्जी। तो फ्री कॉन्सेप्ट एनर्जी क्या होती है इसको भी ध्यान रखना, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है स्टूडेंट्स, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी ध्यान रखना। इट इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, यानी वो मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क डन में, which can be converted into work done at constant टेम्परेचर, जिसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में कंप्लीट करा दिया कि एग्जैक्टली सिंपल डिफ्यूज़न क्या होते हैं, कौन कौन से सिंपल डिफ्यूज़न के फीचर्स हैं और कौन कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के, ये सभी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करा दी, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड मच मोर। बहुत सारी चीज़ें और भी स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फिर हम आगे चल के ऑस्मोसिस में जाएंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे ये चैप्टर स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट आई गारंटीड कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपको आगे चलने में, आगे पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको आज कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।